अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बायोएनर्जेटिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स। तो सबसे पहले हम बायोएनर्जेटिक्स की डेफिनेशन या उसके इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। तो बायोएनर्जेटिक्स इज़ द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द एनर्जी ट्रांसडक्शंस अकरिंग इन लिविंग सेल्स। क्या है? बायोएनर्जेटिक्स जो है क्वांटिटेटिव स्टडी है, तादाद या जो मेजरमेंट है लेनी है हमने इसमें किसकी? एनर्जी ट्रांसडक्शंस की। एनर्जी का एक फार्म से दूसरी फार्म में जाना एनर्जी ट्रांसडक्शन कहलाता है। कहाँ पे ये हो रही हो? तो लिविंग सेल्स में। अगर लिविंग सेल्स में एनर्जी ट्रांसडक्शंस जो हो रही हैं, एनर्जी एक फार्म से दूसरी फार्म में चेंज हो रही है, उसकी क्वांटिटेटिव स्टडी को हम बायोएनर्जेटिक्स कहते हैं। बायोएनर्जेटिक्स का दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें हम देखते हैं नेचर एंड फंक्शन ऑफ द केमिकल प्रोसेसेस अंडरलाइंग दीज ट्रांसडक्शंस। जो एनर्जी ट्रांसडक्शंस हो रही हैं उन के लिए जो केमिकल प्रोसेसेस हैं उनको हमने देखना है, उनको परखना है। तो सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स और बायोएनर्जेटिक्स का हमने मवाजना करना है। तो थर्मोडायनामिक्स जो है वो क्या है? थर्मोडायनामिक्स हीट या एनर्जी का ट्रांसफ़र होना, उसको स्टडी करना हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले तो बात ये कर लेनी चाहिए कि जो हीट है, हीट एक्चुअली एनर्जी की एक फॉर्म है। एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। उसी तरह हीट भी एनर्जी की एक फॉर्म है। तो उसके बाद हम सिस्टम्स पे जाते हैं। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वो जगह है, वो एरिया है, वो स्पेशल थिंग्स हैं जहाँ जो आपस में रिएक्शन कर रही हैं, वहाँ पे कोई प्रोसेस हो रहा है केमिकल, तो उसे हम सिस्टम कहते हैं। तो हमारे पास जो सिस्टम्स हैं बायोलॉजी में, तो उन्हें हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स कहते हैं। जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी वर्क होता है। किस के लिए? वो ग्रो करते हैं एंड रिप्रोड्यूस करते हैं। तो all organisms have the ability to produce energy and to channel it into biological work। इसमें ये नहीं है कि बिल्कुल अपने से ही ये कुछ एनर्जी बना लेते हैं, नहीं, ये एनर्जी को हासिल करते हैं कहीं से, उसको चेंज करते हैं, केमिकल एनर्जी बना लेंगे। जैसे सनलाइट को यूज़ करते हुए प्लांट्स जो हैं वो केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, और फिर इस जो एनर्जी उन्होंने अपनी फार्म में चेंज किया ख़ास में, उससे अपना बायोलॉजिकल वर्क लेते हैं। जैसे कि ग्लूकोज पहले बनता है, फिर बायोलॉजिकल सिस्टम्स में उस ग्लूकोज को यूज़ करके बाकी काम लिए जाते हैं, एटीपी बनाई जाती है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी जैसा कि हमने कहा है कि एनर्जी ट्रांसडक्शंस या कन्वर्जन्स हो रही हैं, और ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये यूज़ करते हैं केमिकल एनर्जी इन फ्यूल्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड जो हमारे पास एनर्जी सोर्सेज हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए, और इससे एनर्जी हासिल करके वो क्या करते हैं? कम्प्लेक्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, या सिंपल मॉलिक्यूल्स भी बना सकते हैं। तो ये क्या करते हैं? जैसा ग्लूकोज है हमारे पास, जैसे रेस्पिरेशन में होता है, केमिकल एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म्स में, वो हमने देखा था कि जब आखिरी जो स्टेप था हमारे पास एटीपी वगैरह, तो वो क्या करते था? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाया था हमने। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना के, या फिर हम जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जब फ्लो कर रही होती हैं न्यूरॉन्स में से, तो वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट्स बनाया जाता है। इसी तरह मूवमेंट में हमारे मसल्स मूवमेंट में मदद देते हैं। इसी तरह कुछ एनर्जी जो हीट की फॉर्म में भी रिलीज़ हो जाती है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स तो लाइट में चेंज कर लेते हैं दोबारा इस केमिकल एनर्जी को यूज़ करके, जैसे फायरफ्लाइज और कुछ डीप सी फिशेस भी हैं इनमें। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास थे बायोलॉजिकल सिस्टम्स, उनमें जो ट्रांसडक्शंस हो रही हैं वो ओबे करती हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। जो थर्मोडायनामिक्स के ट्रू लॉज हैं, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वो अभी हम एक्सप्लेन फॉर्म में बाद में देखेंगे। तो हमारे पास जो रिएक्शन सिस्टम है बायोलॉजिकल, वो एक ऑर्गेनिज्म भी पूरे को हम ले सकते हैं, उसमें एक सेल को ले सकते हैं, या सेल के अंदर भी टू कंपाउंड्स को ले सकते हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो द रिएक्टिंग सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग टूगेदर कंस्टिट्यूट द यूनिवर्स। जो हमारे पास यूनिवर्स है, इसमें डिफरेंट हो रहे हैं रिएक्शन, जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, उन प्रोसेसेस और उनकी सराउंडिंग्स को मिला के जो है यूनिवर्स बनी है।
तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं हमारे पास दो किस्म के सिस्टम होते हैं, रिएक्शन सिस्टम्स या बायोलॉजिकल सिस्टम हो सकते हैं। तो हमारे पास लिविंग सिस्टम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये ओपन सिस्टम्स हैं। ओपन सिस्टम क्या है कि ये बाहर से एनर्जी ले भी रहे होते हैं और बाहर रिलीज़ भी कर रहे होते हैं। और जो क्लोज्ड सिस्टम होते हैं उसमें क्या सराउंडिंग से कोई इंटरचेंज नहीं होता, सिस्टम के अंदर ही सिस्टम क्या होता है, क्लोज होता है। सिस्टम क्लोज होता है, उसका एनर्जी या मटेरियल का ट्रांसफ़र या एक्सचेंज नहीं होता। लेकिन ओपन सिस्टम्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये बाहर से मटेरियल ले भी रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ें, और एनर्जी जो है रिलीज़ भी कर रहे होते हैं या कुछ मटेरियल भी एक्सचेंज कर रहे होते हैं सराउंडिंग के साथ। और ये कभी भी लिविंग सिस्टम आर नेवर एट एक्विलिब्रियम विद देयर सराउंडिंग। इसका मतलब क्या है, सराउंडिंग क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है। ऑर्गेनिज्म क्या है, एक लिविंग सिस्टम है। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसमें क्या किया जाता है, होमियोस्टेसिस के ज़रिए उसकी इंटरनल कंडीशंस, उसकी तमाम अंदरूनी कंडीशंस एक रेंज में रखी जाती हैं। मतलब बाहर सराउंडिंग में ठीक है एक्सचेंज हो रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा, रोका जा रहा है, और अंदरूनी जो कंडीशंस हैं होमियोस्टेसिस के ज़रिए फिक्स की गई हैं। तो इसका मतलब क्या है, बैरूनी कंडीशंस और हैं, अंदरूनी कंडीशंस और हैं। या अंदर जो कंसंट्रेशंस हैं वो अलग हैं, बाहर एनवायरनमेंटल में कंसंट्रेशन अलग हैं। यही देख लें कि ह्यूमिडिटी देख लें, बाहर अगर ह्यूमिडिटी का लेवल अलग होता है, हमारी बॉडी में ह्यूमिडिटी या जो वाटर का लेवल है वो अलग होता है। तो ये इक्विलिब्रियम पे कभी नहीं होते, ये एक स्पेशल कंडीशन है। उसके बाद हमारे पास हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें फर्स्ट लॉ है जो उसके मुताबिक क्या है, किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज या सिस्टम में क्या होता है, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम और यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। क्या कहते हैं कि एनर्जी ना यूनिवर्स में कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, एनर्जी जो है उतनी ही है, ना कम होती है ना बढ़ती है। हत्ता कि इसमें एक और चीज़ है कि ये एनर्जी जो है कम या ज़्यादा नहीं हो रही, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी में चेंज हो रही है। या तो ये होगा कि ये एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है, जैसे केमिकल एनर्जी जो है वो वर्क में ये किसी और फॉर्म में हो रही है। और या तो ये है कि अगर लाइट एनर्जी जो आ रही है हमारे पास, उसको हमने केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया है ऑर्गेनिजम्स ने, और या ये ट्रांसपोर्ट हो रही है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर पूरे यूनिवर्स में। जैसा कि सनलाइट जो आ रही है वो कहाँ से ट्रांसफ़र, इन्वायरमेंट से ट्रांसफ़र हो रही है ऑर्गेनिज्म के अंदर, और ऑर्गेनिज्म में चेंज भी हो रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हम इस सारे लॉ को हम कंक्लूड एक लाइन में करें तो ये है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी जो है ना तबाह की जा सकती है, ना बनाई जा सकती है, ना इसे कम किया जा सकता है, ना बढ़ाया जा सकता है। हाँ, इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। दूसरा लॉ है हमारे पास थर्मोडायनामिक्स का, तो उसके मुताबिक द यूनिवर्स ऑलवेज टेंड्स टूवर्ड इंक्रीजिंग डिसऑर्डर। इंक्रीजिंग डिसऑर्डर जो हमारे पास रिएक्शंस हो रहे हैं ओवरऑल यूनिवर्स में, ये क्या है, जा रहे हैं मोर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म टू लेस ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। मतलब इनमें जो ऑर्डर था, इनमें जो अरेंजमेंट थी, इनकी वो अरेंजमेंट रैंडमनेस की तरफ जा रही है। तो इसकी जो मेजरमेंट ली जाती है, या इसको जो हम क्वांटिटेटिव हिसाब में लेते हैं, तो उसे हम इंट्रॉपी कहते हैं। और इंट्रॉपी है इज़ द मेजर ऑफ द डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ सिस्टम। ये भी आगे एक्सप्लेन भी हम करेंगे। तो अभी सेकंड लॉ ऑर्गेनिजम्स, हम सोचते हैं कि ये कैसे इन पे अप्लाई हो रहा है। तो ऑर्गेनिज्म जो है अपने अंदर जो है मेंटेन रखते हैं अपना ऑर्डर, तमाम कंडीशंस। तो इससे मालूम होता है कि ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से बच रहे हैं, लेकिन नहीं, ये वायोलेट नहीं कर सकते सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, बल्कि इसको ओबे करते हैं। क्या हो रहा है कि द रिएक्टिंग सिस्टम इज़ द कलेक्शन ऑफ मैटर दैट इज़ अंडरगोइंग अ पार्टिकुलर केमिकल और फिजिकल प्रोसेस। इट मे बी एन ऑर्गेनिज्म, अ सेल और टू रिएक्टेंट कंपाउंड्स। ये हमने पहले भी बात की है कि जो अंदरूनी सिस्टम है, सिस्टम जो है वो क्या है, ऑर्गेनिज्म हो सकता है, सेल हो सकता है, टू कंपाउंड्स हो सकते हैं। लेकिन जो हम पूरा लेते हैं एक सिस्टम के साथ साथ सराउंडिंग, या हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स
इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ें, तो एनवायरनमेंट और उसकी रिएक्शन सेंटर जो खुद बॉडी है उसकी, वो पूरा यूनिवर्स के तौर पर हम ले रहे हैं। तो लिविंग सेल्स और ऑर्गेनिज्म जो हैं ये ओपन सिस्टम्स हैं, ये एक्सचेंज कर रहे होते हैं मटेरियल और एनर्जी सराउंडिंग के साथ। और क्या करते हैं, ये फ़र्ज़ कर लो हम जी जनाब कोई रिएक्शन इनके अंदर हुआ है और इन्होंने वेस्ट बाहर भेजा है और बाहर से कोई कंस्टिट्यूएंट्स या कोई मटेरियल लिया है, तो ये डिसऑर्डर तो कर रहे हैं सराउंडिंग से कुछ चीज़ ले रहे हैं तो उसका आर्डर जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, और कुछ चीज़ दे रहे हैं तो वो भी उसके आर्डर में फ़र्क बना रहे हैं। तो यही बात दोबारा वही आ गई कि लिविंग सिस्टम्स आर नेवर एट इक्विलिब्रियम विद देयर सराउंडिंग बट दे ओबे द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट हमने एक एग्जांपल ली है जिसमें हमने ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज देखा है। वही बातें हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं कि इसमें क्या हुआ है कि ग्लूकोज जो है रेस्पिरेशन के दौरान या एरोबिक ऑक्सीडेशन जो होती है ग्लूकोज की, उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है इसकी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में चेंज होता है। तो इसमें पहले ये इसकी ऑर्डरनेस थी और फिर ये ऑर्डर हुई है, तो मतलब ये पहले सॉलिड फॉर्म में था, फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज़ गैस की गई है तो ये डिसऑर्डरनेस की तरफ जा रहा है रिएक्शन। इसी तरह फोटोसिंथेसिस में भी हम कह सकते हैं कि नहीं जी जनाब इसमें तो ऑर्डरनेस आ रही है सिस्टम के अंदर। तो चलो ये है कि हमने कंपाइल करके अगर इसी रिएक्शन को वापस किया जाए तो बनाया तो ग्लूकोज है, कंपाइल किया है, लेकिन जो हमने CO2 और H2 लिया है सराउंडिंग से लिया है तो उसमें ऑर्डर तो हमने चेंज किया है ना यूनिवर्स का या एनवायरनमेंट का या सराउंडिंग का। उसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो अप्लाई की जाती हैं थर्मोडायनामिक्स और बायोएनर्जेटिक्स में। तो सबसे पहले हमारे पास है गिब्स फ्री एनर्जी। ये क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क ड्यूरिंग अ रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें क्या है कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो हमारे पास मटेरियल है या जो रिएक्टेंट्स हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जो वर्क करने का कैपेबिलिटी है उसे हम फ्री एनर्जी कहते हैं, और इसे हम एनर्जी कंटेंट भी कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी कितनी है, प्रोडक्ट्स में कितनी एनर्जी बनेगी टोटल ओवरऑल है, और जो है रिएक्टेंट्स में टोटल ओवरऑल एनर्जी क्या है तो उसे हम फ्री एनर्जी कह रहे हैं। हाँ, इसके लिए कंडीशन है कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए सिस्टम का। तो फ्री एनर्जी की वैल्यू कोई एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास नहीं आ सकती, हम इसे चेंज की फॉर्म में यानी कि डेल्टा जी की फॉर्म में ही मेजर कर सकते हैं, ये एब्सोल्यूट वैल्यू टर्म नहीं है। उसके बाद जब एक रिएक्शन प्रोसीड करता है तो एनर्जी अगर रिलीज़ हुई है तो इसका मतलब क्या है, व्हेन द सिस्टम चेंजेस सो एज टू पोजेस लेस फ्री एनर्जी। एनर्जी रिलीज़ की है तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बने हैं उनमें क्या है, फ्री एनर्जी जो है वो कम है, मतलब उन्होंने रिएक्टेंट्स की फ्री एनर्जी ज़्यादा थी, प्रोडक्ट्स की कम है, तो डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सर्गोनिक रिएक्शन। उसके बाद अगर जो सिस्टम है या जो रिएक्शन हुआ है उसमें फ्री एनर्जी ली गई है, गेन की गई है, बाहर से कहीं से किसी फॉर्म में भी एनर्जी अटेन की गई है, चाहे वो हीट की फॉर्म में है, चाहे लाइट की फॉर्म में है, चाहे जिसकी भी फॉर्म में है, तो वो क्या है, एनर्जी गेन की है सिस्टम ने, तो उसके लिए डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव होगा, मतलब वो जो रिएक्शन है वो एंडरगोनिक है। और डेल्टा जी की जो यूनिट्स हैं वो हैं जाउल्स पर मोल या कैलोरीज पर मोल। उसके बाद एक और टर्म है एंथैल्पी, ये किसी हद तक मिलती जुलती है फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी से, लेकिन ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टिंग सिस्टम है। ये क्या करता है, नंबर या काइंड्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स जो बने हैं उन्होंने कितनी एनर्जी बाहर से ली है, अगर बॉन्ड जो है रिएक्टेंट्स जो सटेबल हैं, अगर रिएक्टेंट्स मोर सटेबल हैं प्रोडक्ट से तो क्या होगा, उन्हें बाहर से हीट प्रोवाइड करके तोड़ा जाएगा और प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे, लिहाजा बाहर से एनर्जी हासिल की गई है। तो उसकी जो एंथैल्पी है, और ये भी एंथैल्पी भी डेल्टा एच की फॉर्म में मेजर की जाती है, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। तो ये क्या करेगा, उसके लिए डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होगा, बाहर से एनर्जी ली है, और इसके लिए टर्म यूज़ की जाती है एंडोथर्मिक। और
अगर तो जो प्रोडक्ट्स हमारे पास बन रहे हैं वो मोर स्टेबल हैं या उनके बॉन्ड जो हैं वो मोर स्टेबल हैं देन रिएक्टेंट्स, तो उसमें क्या होगा, एनर्जी जो है वो रिलीज़ की जाएगी और रिएक्शन जो है जल्दी जाएगा प्रोडक्ट्स की तरफ। तो उसमें क्या है, वो रिएक्शन डेल्टा एच जो है उसके लिए नेगेटिव वैल्यू रखेगा और इसे हम एक्सोथर्मिक कहेंगे। इसका भी जो यूनिट है एंथैल्पी का जूल पर मोल जो कैलोरी पर मोल है। तो यहाँ पे हमने दो बातें पीछे की हैं, ज़रा इसके बारे में हम सोचते हैं या इसकी तरफ जाते हैं कि एक्सर्गोनिक और एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के क्या फ़र्क था। दोनों चीज़ें एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इसमें देखते हैं कि जो एंडरगोनिक या एक्सर्गोनिक जो बात है उसमें हम फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन या गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी की बात कर रहे थे। मतलब जो एनर्जी चेंज है वो किसी फॉर्म में भी हो सकता था, केमिकल या हीट एनर्जी, यानी कि टोटल फ्री एनर्जी जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स उसके फ़र्क को हम क्या कह रहे थे, एंडरगोनिक या एक्सर्गोनिक, उसके हिसाब से। इसी तरह हम बात कर रहे हैं एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक जो है वो एंथैल्पी के बारे में, या एंथैल्पी में हम नाम लेते हैं इसका। तो वो क्या है, हीट कंटेंट, जो एंथैल्पी है वो हीट कंटेंट के बारे में है। जब हीट का चेंज हो रहा है हमारे पास तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की टर्म्स। नेक्स्ट है हमारे पास एंट्रोपी। ये क्या है, इट इज़ द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन फॉर द रैंडमनेस और द डिसऑर्डरनेस इन अ सिस्टम में जो हमने कहा है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स या जो रैंडमनेस है यूनिवर्स की वो बढ़ रही है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, तो उसकी जो मैयर है या उसका जो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है वो क्या है, एंट्रोपी है। तो ये भी चेंज इसका भी लिया जाता है, इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं ली जाती। तो इसका भी यूनिट है जूल्स पर मोल पर केल्विन, यहाँ पे एक केल्विन पर केल्विन फॉर्म में है। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। तो जब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर हो हमारे पास तो चेंज इन जो एनर्जी थी, चेंज इन फ्री एनर्जी जो थी वो हमारे पास बराबर है चेंज इन एंथैल्पी माइनस एब्सोल्यूट टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एंट्रोपी। तो हमारे पास डेल्टा जी जो है वो हमारे पास चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है उस रिएक्शन सिस्टम की जो हमारे पास है। तो उसमें जितनी जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी प्रोडक्ट्स की उसमें से माइनस हम करेंगे रिएक्टेंट्स की, तो वो हमारे पास चेंज इन फ्री एनर्जी आ जाएगा। इसी तरह एंथैल्पी का भी इसी तरह करेंगे, एंथैल्पी या हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट्स, तो वो हो जाएगा डेल्टा एच। इसी तरह एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो नहीं, फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, लेकिन वैसे अगर हम बात करें तो 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन फिजियोलॉजिकल सिस्टम की हमने बात करनी है लिविंग बॉडीज़ की, तो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिया जाता है 298 केल्विन जो कि है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके अलावा ये चेंज इन एंट्रोपी भी इसी तरह हम प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स के लिए कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे हम डिनोट करते हैं के से। तो हमारे पास ये एक है रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल है, उसके लिए हमने ये एक्सप्रेशन निकाला है मोलर, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किसके बराबर है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये जो है हमें बताती है कि रिएक्शन जो है फॉरवर्ड जा रहा है रिवर्स जा रहा है, वो डिफरेंट केमिस्ट्री में हैं इसकी इम्प्लीकेशंस। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी के दरमियान रिलेशन बनाने। तो हमारे पास जो एक है रिएक्शन सेंटर, वो अगर इक्विलिब्रियम सिस्टम पर ना हो तो क्या होता है, वो चल रहा होता है और कब तक चलेगा, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो तब तक जारी रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो वो रुक जाएगा, उसका फॉरवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन रुक जाएंगे। तो ये क्यों होता है, इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है, इसको जो
उसकी तरफ ले जा रहा है कि वो रिएक्शन होता रहे तब तक जब तक इक्विलिब्रियम ना आए। तो वही जो है ड्राइविंग फोर्स जो है हमारे पास, वही हमारे पास फ्री एनर्जी है या गिब्स फ्री एनर्जी है। और फिजिकल कांस्टेंट बेस्ड जो है ऑन दिस बायोकेमिकल स्टैंडर्ड स्टेट जो ली जाती है हम लेते हैं, तो हमारे पास जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो इस फॉर्म में डिनोट की जाती है डेल्टा जी नॉट प्राइम, और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो के प्राइम से डिनोट किया जाता है। और स्टैंडर्ड कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती हैं, वही फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, जो कि सबसे पहले जिसकी जो बात है वो ये है कि 1 मोलर कंसंट्रेशन से स्टार्ट होना चाहिए हमारा रिएक्शन। जब हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं या जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और वो क्या है, उनकी मोलर कंसंट्रेशन जो हो 1 हो, तो वहाँ से स्टार्ट हो। उसके साथ साथ 1 atm प्रेशर हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन टेम्परेचर हो, और pH नियर टू 7 हो। वैसे जो स्टैंडर्ड pH ली जाती है हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए वो 1 होती थी, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन से ये लिविंग बॉडीज़ में वो 7 ऑलमोस्ट 7 pH के करीब होते हैं, तो उसे स्टैंडर्डाइज्ड फिर 7 कर दिया गया है। और अगर हम फिजियोलॉजिकल कंडीशन या फिजियोलॉजिकल pH की बात करें तो हमारा जो ब्लड है, ह्यूमन ब्लड, उसका तकरीबन pH है 7.4, जिसे हम फिजियोलॉजिकल pH कहते हैं, तो इसे 7 या नियर टू 7 कहा जाता है। उसके बाद ये अब हम रिएक्शन ले रहे हैं, रिएक्शंस के लिए, किसी भी रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या गिब्स एनर्जी के दरमियान जो रिलेशन है उसका एक्सप्रेशन ये है, डेल्टा जी नॉट प्राइम इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग के प्राइम। तो इसमें जो है आर जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, उसी तरह टी जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर था वो कांस्टेंट है, नेचुरल लॉग और के जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो तो वैसे ही कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी किसी भी रिएक्शन के लिए एक वक्त पे एक टेम्परेचर या प्रेशर पे एक कंडीशन पे, वो क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। और ये हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इससे भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास डेल्टा जी या फ्री एनर्जी जो है उसका चेंज जो है वो क्या हमें बताता है, डायरेक्शन कि किस तरफ अब रिएक्शन जाएगा और कितना जाएगा, कितना होगा रिएक्शन के रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाए, हमारी जो कंडीशंस है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो हमारा जो है इनिशियल कंसंट्रेशन उसके लिए हम 1 मोलर रखते हैं, वही जो हम स्टैंडर्ड कंडीशंस रखते हैं। और यह नीचे वही बात लिखी हुई है कि जो डेल्टा जी नॉट प्राइम है वो कांस्टेंट है एक गिवन रिएक्शन के लिए। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स एनर्जी का चेंज जो है उसका क्वांटिटेटिव हम देख रहे हैं रिलेशन जो है हमारे पास, कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के साथ चेंज हो रही है गिब्स फ्री एनर्जी, तो इसका मतलब जो है हम क्या ले सकते हैं कि रिएक्शन कहाँ पे है इस वक्त, इक्विलिब्रियम पे आ चुका है या पहले फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है या रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तो देख सकते हैं, जो हमारे पास रिएक्शन आ रहा है उसमें रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट्स की, उसको हम कंपेयर करके या उसको डिवाइड करके हम चेक कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम पुट करके हमारे पास चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी देख सकते हैं। तो हम ये टेबल में अगर देखें तो हमारे पास अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है, हमारे पास इस फार्मूला ये इस तरीके से के साथ ये हमें दे दी गई है, तो हमारे पास जो इधर पुट करेंगे जब इसे हम, तो हमारे पास चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। और जब इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब है जो हमारा रिएक्शन है वो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। और जब हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 आएगी यहाँ से, यानी कि प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन, वो रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के बराबर हो चुकी है, तो जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो आएगी। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी से हम कहते हैं डेल्टा जी है क्योंकि, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पर पहुँच चुका है। और जब हमारे पास
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से स्मॉल होगी, 1 से कम होगी, तो हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू या गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव आए। तो उसका मतलब ये होगा कि हमारा जो है रिएक्शन वो रिवर्स की तरफ जा रहा है, प्रोसीडिंग इन रिवर्स। तो हम ये वैल्यूज़ पुट करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपकी एक असेसमेंट होगी कि आप वैल्यूज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अपनी तरफ से एज्यूम करके, यानी कि 1 से ज़्यादा भी पुट करेंगे, 1 भी पुट करेंगे और फिर 1 से कम कोई भी वैल्यू लेके यहाँ पे पुट करेंगे। और आर जो है वो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जनरल गैस इक्वेशन कांस्टेंट है, ये 8.34 ऑलमोस्ट है इसकी वैल्यू। और उसके बाद इसकी टेम्परेचर जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसकी 298 है, जो कि कांस्टेंट रहेगा, और नेचुरल लॉग के साथ इसको ले लेना है, तो हमारे पास आंसर सुकून से आ जाएगा। तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आप इस वीडियो का तमाम मटेरियल डिस्क्रिप्शन से हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअल फ्री एनर्जी और एनर्जी एक्सचेंजेस जो लिविंग बॉडीज़ में हो रहे हैं, इसी तरह एटीपी की जो इम्पोर्टेंस है वो देखेंगे।